वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो जैसा कि हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, तो आज हम उस टॉपिक में कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो फर्दर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हमारा एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। इससे पहले हमने लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की थी, अब हम बात करेंगे हमारे एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की। अब देखा जाए तो जैसे कि हमें ये पता है कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने चेक किया था। तो बेसिकली एनहार्मोनिक ऑसिलेटर जो अराइज हुआ है वो कवर करता है हमारी हार्मोनिक ऑसिलेटर की लिमिटेशंस को। तो एनहार्मोनिक पढ़ने से पहले हमें उसकी लिमिटेशंस को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी, तो हम बात करेंगे हमारे लिमिटेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। अब सबसे पहली लिमिटेशंस देखो इसकी क्या है कि जो हमने एसएचओ की बात की थी, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल हमारा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है तो वो केवल एप्लीकेबल होता है लोअर एनर्जी लेवल्स तक। हमने एनर्जी लेवल्स की जैसे हमने बात की थी, हमने बोला था 0, 1, 2 और इस तरीके से हमने एक ग्राफ को प्लॉट किया था, है ना, साथ, है ना। तो इसके अंदर हमने ये बोला था कि जो हार्मोनिक वाला है वो केवल और केवल जो है वो लोअर एनर्जी लेवल्स तक ही है। जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल्स तक जाते रहेंगे वैसे वैसे इसकी एनर्जीज और कम होती जाती है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर हम सबसे पहले लिमिटेशंस की अगर हम बात करेंगे तो वो जो है वो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह जो है हमारा बिहेव नहीं करता। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल एज SHO only SHO describe only lowest energy वाइब्रेशन स्टेट्स, केवल और केवल जो है वो लोअर एनर्जी वाइब्रेशन स्टेट्स को ही बताता है। साथ ही साथ जो सेकंड अगर हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटल डेटा ये कहता है कि जब हमने इधर बात की थी हमारे लेवल्स की, तो हमने जो लेवल्स में एनर्जी बताई थी वो बताई थी hν, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़े थे तो आगे भी हमारा डिफरेंस क्रिएट हो रहा था केवल और केवल hν का। तो जैसे जैसे हम लेवल्स पे जा रहे थे तो हमारी स्पेसिंग की अगर बात करोगे तो वो इक्वल स्पेसिंग दे रहा था, जबकि अगर एनहार्मोनिक हम एक्सपेरिमेंटल डेटा देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटल डेटा कहते हैं कि इनिशियली ज़्यादा होगा देन फिर कम होता जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल्स के ऊपर जाते जाते रहते हैं वैसे वैसे हमारा जो ये डिस्टेंस है बिटवीन द एनर्जी लेवल्स वो कम होता जाता है। तो ये था इसका सेकेंड ड्रॉबैक, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ एनहार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। According to experimental observations, as we move above the energy levels are less separated, but in case of SHO they are equally separated। तो वो क्या होता है, हमारे इक्वली सेपरेट रहते हैं, ठीक है। तो हमने ये बोला कि एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है वो हमें ये बताता है कि हमारे जो एनर्जी लेवल्स है वो लेस सेपरेट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम केस की बात करें हमारे SHO की केस की, ठीक है।
थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड थर्ड की अगर केस की बात करते हैं तो देखो थर्ड केस में हमारा क्या होता है, अगर हम थर्ड बात करें कि हमारे ओवरटोन्स, फंडामेंटल बेंड्स और इनकी स्टडी को भी प्रोवाइड नहीं करवाता था हमारा एसएचओ। अब ओवरटोन्स क्या होते हैं, हमारे फंडामेंटल बेंड्स क्या होते हैं, वो बेसिकली हम एनहार्मोनिक के थ्रू ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो दे डू नॉट प्रोवाइड the information regarding overtones and combination bands, ठीक है। तो ना तो हमें कॉम्बिनेशन के बारे में पता चला, ना ही हमारे ओवरटोन्स के बारे में हमें ये सारी चीज़ें पता लग पाई हमारे एसएचओ के थ्रू। तो ये तीन हमारी ऐसी लिमिटेशंस थी जिनके ऊपर हमें फोकस करना पड़ा। भाई जब एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारा ये कह रहा है कि हमारा केस जो है वो सेपरेटेड, मतलब सेम सेपरेशन नहीं है, हमारा लेस सेपरेशन होता है जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल्स पे ऊपर बढ़ते हैं, तो हमें एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो अगर हमें जैसे स्टार्टिंग भी करना है हमारे सेमेस्टर के ऊपर, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई हमारी लिमिटेशंस ऑफ एसएचओ क्या है, उसके बाद ही हम उसकी स्टडी कर सकते हैं हमारी एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और सेपरेट, ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, उससे पहले हमारी लिमिटेशंस के बारे में स्टडी कर लिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टडी, ठीक है। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर देखो शुरू कहाँ से हुआ, इसी के हमने ये बोलेंगे कि यहाँ से, दैट मीन्स a diatomic molecule behaves enharmonic oscillator, that behaves as an enharmonic oscillator। तो जब हम बात करते हैं हमारे रियल मॉलिक्यूल्स की, तो रियल मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हुक्स लॉ होता है ना, देखो वो बेसिकली होता है हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए ही कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन दोनों इजीली पॉसिबल हो सकता है, और तभी मॉलिक्यूल एज हम स्प्रिंग कंसीडर करते हैं और उसको इलास्टिक लेके चलते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स की, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या क्रिएट होने लग जाता है, डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं हमारे रियल मॉलिक्यूल्स, देखो बड़े भी होते हैं, हमें हर तरीके के हमें अवेलेबल होते हैं, तो हम उनको ऐसा नहीं सोच सकते कि हम रिगार्डिंग क्या करेंगे उसको। भाई देखो अगर छोटे मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं बात करूँ ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल बी है, तो इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी। हम इसको एक्सटेंड करें, कंप्रेस करें, दोनों के अंदर ही हमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम उसको एज ए इलास्टिक नेचर का क्रिएट कर सकते हैं, है ना, कि भाई बार बार एक्सपेंड कम हो रहा है तो वो हमारे इलास्टिसिटी आ जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ भाई ए इधर है, बी इधर है, मतलब मॉलिक्यूल की लार्जर स्पेसेस एंड बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल बड़े बड़े, तो मैं एक बार स्ट्रेच कर दो वो वापस आने की कोशिश ही नहीं करेगा, ठीक है। तो जब वो कोशिश नहीं करना है, तो इस कंडीशन में हम रियल मॉलिक्यूल को एज अ स्प्रिंग की तरह बिहेव नहीं कर सकते। इसीलिए हम एनहार्मोनिक ऑसिलेशन में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है।
जो हम नॉर्मल हमारा ग्राफ पढ़ते हैं उस ग्राफ से हमारा नॉर्मली क्या होने लग जाता है, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है। उसी डिस्टॉर्शन के बिहाफ पे हम हमारी एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो दैट मीन्स रियल मॉलिक्यूल do not obey Hooke's law, Hooke's law को obey नहीं करते हैं because it is only applicable for small extension and distortion। ठीक है, स्मॉल एक्सटेंशन और डिस्टॉर्शन तक ही जो है वो हमारा मॉलिक्यूल जो है वो फॉर स्मॉल एक्सटेंशन एंड डिस्टॉर्शन द मॉलिक्यूल behave as perfectly elastic। ठीक है, so for larger distortion the molecules deviate from the behavior, what is this, ठीक है, तो फॉर लार्जर डिस्टॉर्शन मॉलिक्यूल्स डेविएट फॉर लार्जर मॉलिक्यूल्स for larger distortion, for larger real molecule deviate from Hooke's law, डेविएट फ्रॉम हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से क्या करता है, वो अपना डेविएशन शो करता है। अब हम इधर फर्दर ग्राफ की बात करें तो देखो ग्राफ की अगर हमें बात करनी है ठीक है, तो अब अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें हम कि हमारा ग्राफ किस तरीके से हमारा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो ग्राफ की अगर हम बात करें तो हमें बताना है डेविएशन। ठीक है, डेविएशन कैसे कि जब हमने जनरली इसके ग्राफ की बात की थी तो हमने ग्राफ को बताया था, एक मिनट, ठीक है, इस तरीके से हमने ये ग्राफ बनाया था जब हमने अरे हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं हमारे एनहार्मोनिक ऑसिलेटर तो देखो वही चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे हमें वही पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाना है और यही हमें यहाँ पे आर के बीच में ग्राफ बनाना है, मतलब हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाना है। तो जब हमारे मोसे भाई साहब आए, ठीक है, पीएम मोड से एक नाम होता है, साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये ग्राफ को हमें दिया था, एक साथ ही साथ एक एम्पिरिकल फॉर्मूला भी हमें इस ग्राफ से रिगार्डिंग दिया था। ठीक है, देन फिर हम इसके अंदर क्या करें कि जब इन्होंने ये बनाया तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, डैश डैश वाली जो है देखो
जो हमारी डॉटेड लाइंस है, डॉटेड लाइंस हमारे दिखा रही है हमारे किसको, SHO को, ठीक है। एंड जो डार्केंड लाइंस है वो बता रही है हमारे एन हार्मोनिक को, ठीक है, एन हार्मोनिक को। तो इसने ये बताया कि अब यहाँ पे फिर ये एनर्जी लेवल्स आएंगे हमारे, ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ही बताया कि यहाँ से आते आते देखो ये ग्राफ थोड़ा सा टिल्ट हो गया, इसी को हमने डिस्टॉर्शन का नाम दिया था, ठीक है। अब इस डिस्टॉर्शन के अंदर इन्होंने ये बताया कि जहां तक ये हमारा ये ग्राफ जा रहा है, ये जो यहां से ये वाली डिस्टेंस है इसको इन्होंने बोला था नाम DQ डिनोट किया था, DQ, EQ मतलब डिस्टॉर्शन एट इक्विलिब्रियम। वो इसीलिए क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस कहलाती है हमारी, वो कहलाती है हमारी R इक्विलिब्रियम। तो एट दैट डिस्टेंस से जो डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रहा है उसको डी इक्विलिब्रियम का नाम दिया था। यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन है वो किस लेवल तक, हमारे D0 लेवल तक, इसको नाम दिया हमारा D0। क्या नाम दिया इसको हमारा, D0। तो इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ों को हमें बताया, ठीक है। डिस्टॉर्शन एनर्जी एट इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है, डिस्टॉर्शन एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, डिस्टॉर्शन एनर्जी एट लेवल 0 कहलाता है। इसी को हम PM मोड से ग्राफ कहते हैं, PM मोड से ग्राफ। सेमेस्टर में ना कई बार पूछ लेता है, वो सेमेस्टर हो या हमारे जो पेपर्स होते हैं उसके अंदर कई बार ये चीज़ें पूछी जाती है MSc में कि भाई एनहार्मोनिक ऑसिलेटर बताओ या PM मोड से। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मोड से पोटेंशियल डायग्राम, या फिर हम इसको बोलते हैं मोड से पोटेंशियल डायग्राम, ठीक है। तो अगर तुमसे मोड से पोटेंशियल डायग्राम पूछा जाए, PM मोड से ग्राफ, मोड से का पूरा नाम PM था, ठीक है। अगर तुमसे जो भी पूछा जाए हमें बताकर क्या आना है, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि PM मोड से ने दिया ही हमें क्या था, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो बेसिकली हमारा ये जो ये ग्राफ आता है, ये जो मोड से पोटेंशियल डायग्राम है, ये बेस्ड ही हमारे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर था, ठीक है। अब डॉटेड टू एक्सप्लेन दिस कर्व, ठीक है। नेक्स्टली अगर हम आगे चले इसमें, टू एक्सप्लेन दिस कर्व, मोड से इन्वेंटेड अ एम्पिरिकल इक्वेशन which is given by, ठीक है, उन्होंने एक एनर्जी की फॉर्म में भी दी था, डी इक्विलिब्रियम एक्सपोनेंशियल ऑफ, ठीक है, डी इक्विलिब्रियम 1 माइनस का एक्सपोनेंशियल ऑफ ए, एक मिनट, जब एक्सपोनेंशियल हम लिख रहे हैं तो ए एक्सपोनेंशियल ए आर माइनस का आर इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ इनका ये जो था हमारा ये गिवन था हमारा कि हमने किस तरीके से ये इक्वेशन हमारे दी है। इसको थोड़ा प्रॉपर वे में हम लिख देते एक बार, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए, बाहर एक ब्रैकेट, आर माइनस का आर इक्विलिब्रियम, आर इक्विलिब्रियम इसका स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको और फॉर्म में लिखें तो D इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डी इक्विलिब्रियम 1 माइनस का E एक्सपोनेंशियल ऑफ A R माइनस का R इक्विलिब्रियम का होल स्क्वायर।
इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि ये है क्या है, ठीक है, वेयर डी इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टॉर्शन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। आर इज आर इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ए जो होता है वो होता है हमारा एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट उसको हम कहते हैं। तो वेयर ए इज इक्वल्स टू, हम इसको एक्स सी भी डिनोट करते हैं कई बार, ठीक है, कई बार हम ए से डिनोट कर सकते हैं। मोर्से की अगर इक्वेशन की बात करें तो देखो मोर्से ने तो हमें ए से डिनोट किया था, लेकिन फर्दर जब हम हमारे एनर्जी के कॉन्सेप्ट के ऊपर गए तो एनर्जी की कॉन्सेप्ट के अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिली कि हम एक्स सी से भी उसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर फर्दर हम अगर अब आगे चले हमारा, तो आगे की चीज़ें हमें ये कहती है कि इसी एनर्जी जो हमने निकाली, इस एनर्जी को जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर पुट करें, ठीक है। अब अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर इसको पुट करें तो हमारी एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब कैसे है देखो, by putting this energy in Schrodinger wave equation we get, जब हमने इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर इस चीज़ को रखी है तो हमें कुछ और चीज़ें दिखी। अब चीज़ें दिखने में ऐसा है कि भाई हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारा काम कर रहा है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डेफिनेटली है कि कुछ ना कुछ हमारी डिस्टेंस जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। अब क्या चीज़ें उसके अंदर क्रिएट है, क्या एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है ना। तो देखो क्या एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल कर आया था यहाँ से, E इज इक्वल्स टू V प्लस हाफ एच न्यू माइनस का V प्लस हाफ स्क्वायर ए एच न्यू, ये आई थी हमारी एनर्जी निकल के, विच इज, और ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी आई थी हमारी जूल के अंदर। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, और हमें पता है सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम V प्लस हाफ एच न्यू डिवाइडेड बाय एच सी करते हैं। एच से एच कट गया, वेयर न्यू बाय सी को देखो हम क्या लिखते हैं, न्यू बार लिखते हैं वेव नंबर की फॉर्म में। अब अगर हम यहाँ पे हमारा ऑसिलेटर बात कर रहे हैं तो ऑसिलेटर में हम ऑसिलेशंस को डिनोट करते हैं, ना कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जाएगी, जब ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जाती है तो इसी को हम ओमेगा बार भी कह सकते हैं। तो अब अगर जब हम नेक्स्ट इक्वेशन हमारी लिखेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन में ये जो बन जाएगी V प्लस हाफ ओमेगा E से डिनोट कर लो, ठीक है, ओमेगा E माइनस का V प्लस हाफ का स्क्वायर, ए को मैंने यहाँ पे लिख दिया है XC और इसको लिख दिया है ओमेगा E। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द वेव नंबर एंड दिस इज नोन एज इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो एनर्जी की इक्वेशन अगर हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पढ़ते हैं तो वे दो इक्वेशंस हमारी आती है, विच इज वन इज इन द फॉर्म ऑफ जूल एंड अनदर इज इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो दोनों के बीच में हमें ये चीज़ जाननी होती है। अब अगर हम आगे इसमें चलना चाहे तो आगे का केस हमारा ये कहेगा कि मैम इसका सिलेक्शन रूल क्या होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल की जब हम बात करें तो देखो
सिलेक्शन रूल अगर हम बात करें तो सिलेक्शन रूल होता है इसका del v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अभी तक कितना भी केस हमने देख लिया है, लेकिन सिलेक्शन रूल किसी में भी हमने 3 नहीं देखे थे। अभी तक जिसमें भी बात की थी वो हमने प्लस माइनस 1 की बात की थी, प्लस माइनस 2 की बात किसी में नहीं की है, ठीक है। तो हर के अंदर हमें ये केस देखना है। अब इसी से जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो हमारे फंडामेंटल बेंड्स का निकल कर आया था, ठीक है। जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम केवल इतना ही ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन 0 से 1 भी पॉसिबल है, 0 से 2 भी पॉसिबल है और 0 से 3 भी पॉसिबल है। तब यहाँ पे हमारे अनहार्मोनिक ने हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड किए कि जब हम यहाँ पे हमारे देखो 0 से 1 जा रहे हैं, व्हेन बी गोइंग टू 0 से 1, दिस बैंड को हम बोलते हैं फंडामेंटल बैंड। क्या बोलोगे इसको? फंडामेंटल बैंड, ठीक है। और जब हम 0 से 2 मूव करते हैं, 0 से 2 का होता है हमारा फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, ओवरटोन। ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन और इसको हम फर्स्ट फंडामेंटल बेंड भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट ओवरटोन की बात करें तो 0 से 2, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंडामेंटल बेंड भी कह सकते हैं। फिर फर्दर ये जाए हमारे 0 से 3, तो 0 से 3 के लिए हम इसको बोलेंगे हमारा सेकंड ओवरटोन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे एसएचओ ने नहीं बताई थी, एसएचओ ने इन चीजों को स्किप कर दिया था। साथ ही साथ हमें कॉम्बिनेशन बैंड्स बताना, मतलब कॉम्बिनेशन बैंड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन की बैंड्स की बात करें तो कॉम्बिनेशन बैंड्स होते हैं हमारे ओवरटोन प्लस फंडामेंटल। पेपर में पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल बैंड्स और ओवरटोन्स, तो हमें पता होना चाहिए कि ओवरटोन्स जो होते हैं वो हमारे 0 से 2 लेवल्स तक स्टार्ट होते हैं एंड फंडामेंटल फर्स्ट होता है जो कि हमारा 0 से 1 होता है। अगर 0 से 2 हो रहा है तो हम इसको सेकंड फंडामेंटल भी कह सकते हैं, ठीक है। इस वाले को हम बोल सकते हैं हमारा सेकंड फंडामेंटल बैंड। सेकेंड ओवरटोन को बोल सकते हैं थर्ड फंडामेंटल बैंड। बहुत सारी चीजें हैं इसी के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और चीज इसके अंदर आती है एंड वो आती है हमारा, अगर हमारा ट्रांजिशन 1 से 2 हो, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है हमारा 1 से 2, है ना। 1 से 2 का मतलब है कि फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ट्रांजिशंस को जो है हम हॉट बैंड्स कहते हैं। देखो नाम से पता लग जाएगा, हॉट, हॉट मतलब पहले एक्साइट हो चुका है, तो अगर हॉट मतलब गर्म, इसका मतलब पहले ही हमारा एक्साइटेशन तो हो चुका। एक्साइटेशन जब हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है, उस चीज को हम बोलते हैं हमारा हॉट बैंड कहते हैं। अब अगर इंटेंसिटी लेवल्स की बात करें तो देखो कौन सा ज्यादा इंटेंस होगा, 0 से 1 होगा, 0 से 2 होगा या 0 से 3 होगा, ठीक है। अगर इंटेंसिटी की बात करें तो V इक्वल्स टू 0 से जा रहा है हमारा, है ना, V इक्वल्स टू 0 से 1, V इक्वल्स टू 0 से 2, V इक्वल्स टू 0 से 3। तो ये वाला जो होता है ये सबसे मोर इंटेंस बैंड होता है हमारा, ठीक है। देन इससे थोड़ा स्मॉल इंटेंस मान लो इसको, और ये सबसे लेस इंटेंस होता है। अब मैम ऐसा क्यों हुआ भाई, ये मोर इंटेंस क्यों है, लेस इंटेंस क्यों है? तो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो था, उन्होंने ये कहा था
कि जीरो लेवल पे हमारे नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी हायर एनर्जी लेवल्स। तो बेटा जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स में हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे क्या होते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स में कमी आती जाएगी। अब मॉलिक्यूल्स में कमी आ रही है इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी के अंदर भी कमी आ रही है। जब हम बात कर रहे थे हमारी इंटेंसिटी की, जब हमने माइक्रोवेव में बात की थी इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तब वहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, मैक्सवेल और डिजनरेसी। तो वही मैक्सवेल यहाँ पे भी ये कहता है कि ये जो इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमारा इन्हीं चीज़ों से आया है। ठीक है, कि भाई हमारा अगर हम जैसे यहाँ पे अगर मान लो 100 है, यहाँ पे 60 हो जाएंगे, ऊपर जाओ 50 हो रहे, इधर 40 हो रहे, तो मुझे ये बताओ ये डिक्रीज ही तो हो रहा है नंबर, ऊपर जाते जा रहे हैं। तो उसी तरीके से हमारी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ इंटेंसिटी भी ज़्यादा। तो 1 तक जाओगे तो मोर इंटेंस है, 2 तक जाओगे तो और इंटेंसिटी कम हो जाएगी, 3 जाओगे तो और इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो अगर हम 0 से 1 फंडामेंटल बैंड की बात करें तो वो सबसे मोर इंटेंस होता है हमारा। देन हमारा स्मॉल इंटेंसिटी का जो होता है वो हमारा ओवरटोन होता है, एंड ओवरटोन के बाद जो होता है हमारा, ठीक है, तो वो सबसे कम होता है। आगे यहाँ तक बात समझ में, ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई है ना। अब हम बात कर लेते हैं हमारा थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन, कि अगर हम देखें कि हमें कैसे जाना है, ठीक है, एनर्जी लेवल्स तक तो नहीं, बट एनर्जी लेवल से हम उससे पहले ये पढ़ना चाहते हैं कि हमारा और चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारे बात करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल की। तो फर्स्ट फंडामेंटल के लिए एनर्जी डिफरेंस देखो, कैलकुलेशन भी कई बार पूछ लेता है ना, तो कैलकुलेशन हमारी आनी चाहिए। अब फर्स्ट फंडामेंटल कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 से 1। तो 0 से 1 जब ट्रांजिशन हो रहा है तो उसके लिए हमें किस तरीके से हमारा लेवल देखना पड़ेगा, एनर्जी का कितना डिफरेंस आएगा। तो एनर्जी लेवल्स की अगर बात करें हम, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी फंडामेंटल बैंड की, जो कि होता है हमारा V0 से 1। अब जब हम एनर्जी लेवल्स बताते हैं तो हम हायर एनर्जी माइनस हमारी लोअर एनर्जी की बात करते हैं। तो अगर हम डेल ई की बात करेंगे तो डेल ई जो आएगा वो आएगा हमारा EV इजिकल्स टू 1 माइनस EV इजिकल्स टू 0। ठीक है, अब अगर हम इसको है ना हम एप्सिलॉन राइट कर देते हैं, क्योंकि हम इसको सेंटीमीटर इनवर्स में ले रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो एप्सिलॉन, और ये भी हमारा एप्सिलॉन V। बात करें अब हमारी, तो एप्सिलॉन V इज इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाता है हमारा V प्लस हाफ, एक मिनट, ओमेगा ई, है ना, ओमेगा ई। ठीक है, साथ ही साथ देखो अगर हम माइनस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो प्लस माइनस करेंगे ना, तो ये प्लस हाफ और माइनस हाफ जो है वो हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली जो है वो ये लिख देती हूँ कि जो हमारा ट्रांजिशन होगा वो V डैश माइनस V डबल डैश, ठीक है, V डैश माइनस, चलो एक काम करते हैं हम इसको पूरा ही राइट कर लेते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो फिर, है ना। तो ठीक है, तो V प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस का V प्लस हाफ स्क्वायर एक्सी एंड ओमेगा ई। ठीक है, फर्दर हम इसको चले तो एक बार इसको लेस करो, एक बार उसको लेस करो। ठीक है, यहाँ से अगर हम चलेंगे तो V को क्या पुट करेंगे, सबसे पहले 1 पुट करना पड़ेगा, हायर माइनस लोअर। तो एक बार V को 1/2 पुट करा हमने। ठीक है, ओमेगा ई माइनस का वापस पुट करो कितना, 0 प्लस हाफ ओमेगा ई का बार लगाते रहना, है ना। देन उसके बाद हम इसमें से ये माइनस करेंगे V प्लस हाफ स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1 प्लस हाफ स्क्वायर एक्सी ओमेगा ई माइनस का 0 प्लस हाफ का स्क्वायर एक्सी ओमेगा ई। ठीक है, यही आएगा हमारे। उसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो फर्दर क्या आएगा हमारे पास,
एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू 3/2 ओमेगा ई माइनस का 1/2 ओमेगा ई माइनस 3/2 का स्क्वायर एक्सी ओमेगा ई माइनस 1/2 का स्क्वायर एक्सी ओमेगा ई का 3/2 माइनस 1/2 ये बन जाएगा ओमेगा ई माइनस का अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/4 ओमेगा ई एक्सी माइनस का 1/4 ओमेगा एक्सी, ठीक है। देन ओमेगा ई माइनस का कितना आ जाएगा ये हमारे पास 8/4 तो 2 एक्सी ओमेगा ई, ठीक है। ये आ गया हमारा पूरा का पूरा फंडामेंटल बेंड के लिए, ठीक है। अब फंडामेंटल बेंड के लिए अगर ये चीज़ आ रही है, साथ ही साथ इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, हमारा ओमेगा ई बार कॉमन ले लो 1/2 एक्सी जो है वो हमारा ये बच जाएगा, तो हम इसको भी ले सकते हैं। तो फंडामेंटल बैंड के लिए जो हमारी एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस आता है वो हमारा ये क्रिएट होगा। अब ओमेगा ई क्या है, हमारा ऑसिलेशन है, द्वितीय ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी गिवन हो कर लेना, एंड एक्सी जो है वो हमारा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट है, तो उस कॉन्सेप्ट से ये भी हमारी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो एनर्जी लेवल सबसे पहले हमने किसके लिए देख लिया, हमारे फंडामेंटल बैंड के लिए हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हमारा सेकेंड बात करेंगे हम ओवरटोन के लिए। ओवरटोन के लिए वैल्यू जो हो जाएगी वो v इज इक्वल्स टू कहाँ से हो जाएगी 0 to v इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे हम, तो v प्लस हाफ, तो अब हम डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको 2 प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस का 0 प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस का, अगर हम आगे चले तो 2 प्लस हाफ का स्क्वायर एक्सी ओमेगा ई माइनस का 0 प्लस हाफ का स्क्वायर एक्सी ओमेगा ई। देखो कोई दिक्कत नहीं है कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर कर रहे हैं। अगर हमारा ये आंसर नेगेटिव के अंदर आएगा तो एमिशन हो रहा होगा, और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। तो घबराने की बात नहीं है कि भाई यहाँ पे हमारी चीज़ें हो गई है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। आगे फर्दर जब हम इसमें चले तो देखो टू प्लस हाफ कितना हो जाएगा हमारा ये 5/2 ओमेगा ई माइनस का 1/2 ओमेगा ई, ठीक है। माइनस यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा ये वही 5/2 का स्क्वायर एक्सी ओमेगा ई प्लस में 1/2 का स्क्वायर एक्सी ओमेगा ई। 5/2 माइनस 1 तो 4/2 तो 2 ओमेगा ई आ जाएगा, माइनस का यहाँ से करोगे 25/4 एक्सी ओमेगा ई का बार, माइनस अगर हम करेंगे तो 1/4 एक्सी ओमेगा ई का बार। देखो कहीं पे अगर बार लगाना रह जाए तो हमें ये पता होना चाहिए बार है, क्योंकि वेव नंबर में हम ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस, इट विल कम 24, ठीक है, 24 विच इज हाँ ठीक है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा ई माइनस का 6 एक्सी ओमेगा ई, ठीक है। तो जो कि आ जाएगा हमारा 2 ओमेगा ई कॉमन ले लेते हैं हम, बचेगा हमारे पास 1/3 एक्सी। ये वाली जो एनर्जी आई है हमारी वो किसकी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमारी 2 ओमेगा ई की, और जो कि आ गई है हमारी ओवरटोन की। तो ओवरटोन था हमारा 0 से 2 वाला, ठीक है। इसी तरीके से हम लास्ट एक और बात करेंगे हमारे थर्ड की, जो कि होगा हमारा सेकंड ओवरटोन। इससे पहले हमने बात की है हमारे फर्स्ट ओवरटोन की, ठीक है। सेकेंड ओवरटोन कहाँ से कहाँ होगा हमारा, v इज इक्वल्स टू 0 से v इज इक्वल्स टू 3 तक, ठीक है। v इज इक्वल्स टू 3 तक, डेल v इज इक्वल्स टू कितना 3 प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस 0 प्लस हाफ एक्सी ओमेगा ई माइनस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर
एक्स ही यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। एक्स सी ओमेगा ई माइनस का 0 प्लस हाफ का स्क्वायर एक्स सी ओमेगा ई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। आई थिंक वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा, है ना, अपन थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं इसको। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 7/2 ओमेगा ई, ठीक है, माइनस का हाफ ओमेगा ई का बार माइनस की, अगर हम बात करें, अब इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हमारा 7/2 आएगा तो 7/2 का हो जाएगा 49/4 एक्स सी ओमेगा ई माइनस का 1/4 एक्स सी एंड ओमेगा ई। देन फिर हम बात करेंगे हमारी इसकी, तो ये आ जाता है हमारा कितना 3 ओमेगा ई का बार माइनस का ये आएगा हमारे पास 48 विच इज इक्वल्स टू 12 एक्स सी ओमेगा ई। एप्सिलॉन वी आएगा 3, एक मिनट, 3 ओमेगा ई को कॉमन लिया हमने, 1 माइनस का 4 एक्स सी, ये आ गया हमारा सेकेंड ओवरटोन के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं हमारे हॉट बेंड्स की। अब हॉट बेंड्स में क्या होता है, हमारा ट्रांजिशन होता है 1 से 2। अब जब 1 से 2 हमारा ट्रांजिशन हो रहा है तो 1 से 2 के ट्रांजिशन के लिए हमें हमारी एनर्जीज के बारे में भी पता होना चाहिए। एनर्जीज के बारे में अगर हम देखें तो एनर्जीज कितनी आएगी उसके लिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट जब हम बात करें हमारे फोर्थ हॉट बेंड्स होता है V1 से V2, ठीक है। हायर माइनस लोअर करना है, कुछ ध्यान नहीं रखना। तो अगर हम बात करेंगे तो 2 + 1/2 का स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, ओमेगा ई माइनस का 1 + हाफ ओमेगा ई, ठीक है। देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 2 + 1/2 का स्क्वायर एक्स सी ओमेगा ई माइनस का 1 + 1/2 का स्क्वायर एक्स सी ओमेगा ई, ठीक है। निकालो वैल्यूज इसकी, कितनी आ जाएगी, आ जाएगा 5/2 ओमेगा ई माइनस का 3/2 ओमेगा ई। माइनस का अगर 5/2 करेंगे तो 25/4 एक्स सी ओमेगा ई, 3/2 का आ जाएगा हमारे पास 9/4 एक्स सी ओमेगा ई। फर्दर सॉल्व करने के ऊपर ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा ई माइनस का, ये बन जाएगा हमारे पास 25 माइनस का 9 16, तो ये 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 4 एक्स सी ओमेगा ई। डेल वी इज इक्वल्स टू ओमेगा ई हमने यहाँ से कॉमन लिया हमारा, तो 1 माइनस का 4 एक्स सी, दिस इज आर हॉट बेंड्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे हॉट बेंड्स के लिए। और ये जितनी भी वैल्यूज हम पीछे तक कैलकुलेट करते आए हैं, ये कैलकुलेट करी है हमने सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। तो जो भी वैल्यूज आई है वो हमने किस में कैलकुलेट करी है, हमारे सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि वेव ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं और ऑसिलेशन नंबर्स जो है वो हमारे ओमेगा की फॉर्म में चल रहा है, तो जितनी भी एनर्जीज की बात करोगे, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज की बात करोगे, वो हमारी बात होगी हमारे सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एनहार्मोनिक ऑसिलेटर पीएम मोड से पोटेंशियल डायग्राम। हम कुछ भी कह लें इसको, ये एज इट इज़ हमारा रहना है, इसमें कोई किसी तरीके का हमारा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे ना हमारी, ठीक है, स्टार्टिंग जब हम इसकी कर रहे हैं, अरे यार सही चल रहा है ना ये,
ठीक है। तो जब भी हम लिमिटेशंस एनहार्मोनिक का पढ़ना है तो उससे पहले हम उसकी लिमिटेशंस ऑफ एसएचओ देखेंगे, देन उसके बाद फर्दर हम उसकी स्टडी करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा हमारा एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, फर्दर फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम आगे की स्टडी और कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा आगे होगा क्या बोलते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल एज रिजिड एंड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, और इस तरीके की स्टडीज़ को हम फर्दर करें।